वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नीम। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, तो चैप्टर नंबर 3 में आज हमारा कोशिश करेंगे कि ये लास्ट लेक्चर हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने कैटिनेशन से रिलेटेड कैटिनेशन की डेफिनेशन थी और जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपल डेफिनेशन थी, मेन कॉन्सेप्ट थे, वो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज उसमें एक डेफिनेशन जो रह गई थी वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी बाल भी करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज भी करेंगे। मतलब ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटर केमिस्ट्री का, आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी चाहिए, तो एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 3 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी बनते थे एक्यूरेट मैंने यहाँ पर अपनी प्ले लिस्ट पे अपलोड की हुई है। तो आप जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए बुक को रिव्यू दे देना, अच्छे तरीके से तैयारी करके वो टेस्ट लाजमी सोल्व करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन, जो डेफिनेशन हमारी रह गई थी। तो पॉलीमराइजेशन, अब ये जो वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन का, ये भी दो वर्ड्स में मुश्तमिल होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मर मतलब यूनिट, मतलब मेनी यूनिट। तो मतलब पॉलीमराइजेशन जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मेनी यूनिट। अब मेनी यूनिट कैसे, अब मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर ये रूम बना हुआ है, ठीक है, कमरा बना होता है, तो कमरा जैसे ही बनता है वो छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं। अब बड़ा मालिक्यूल मतलब यहाँ पर मैं आपको कंसीडर करके दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये रूम है ये आपके पास एक पॉलीमर है, मतलब बड़ा मालिक्यूल। छोटे छोटे मालिक्यूल जैसे जैसे रूम बनता है तो ईंटें मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बनता है। तो जो ईंट आपकी हुई वो मोनोमर है, मतलब बड़ा मालिक्यूल तभी बनेगा जब छोटे मालिक्यूल ऐड होंगे। तो सिंपल छोटे मालिक्यूल मिलके जब एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट, मतलब बड़ा मालिक्यूल। तो बड़े मालिक्यूल को कहते हैं पॉलीमर, छोटे मालिक्यूल को या इंडिविजुअल मालिक्यूल को हम कहते हैं मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल, तो एक यूनिट हो गया, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाएं उसको हम कहते हैं पॉलीमर। एंड द प्रोसेस या फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या है, when two or more monomers combine to form a large molecule is called polymer and the process is called polymerization। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। तो when two or more monomers, दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स भी हो सकते हैं, मोनो का मतलब होता है एक यूनिट, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मालिक्यूल। तो लार्ज मालिक्यूल आपके पास जो होता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर, सिंपल, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर is called polymer and the process is called polymerization, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाएगा, उसको प्रोसेस को बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी पॉलीमराइजेशन की। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ने दो हैं। एक है आपके पास है कंडेंसेशन, दूसरी है एडिशन पॉलीमराइजेशन। कौन कौन सी है, एक आपके पास कंडेंसेशन, दूसरी एडिशन पॉलीमराइजेशन। याद रहे आपकी किताब में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि ये जो है आपके पास दो टाइप्स हैं, इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ, चैप्टर नंबर 3 जो आप पढ़ रहे हैं आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको यहाँ पर ही समझा दूँ कि पॉलीमराइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, राइट डाउन कर लें, नोट कर लें। एक है कंडेंसेशन, दूसरा है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्या मुराद है एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन से क्या मुराद है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब छोटे मालिक्यूल मिलके बड़ा मालिक्यूल बनाएगा उसको हम कहेंगे पॉलीमर, और प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो अब ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, पॉलीमर बनेगा ना, तो इसमें जो एलिमिनेट होगा एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ होगा, मतलब यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एज अ बाय प्रोडक्ट होगा, इसमें कोई भी एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है, एक कंडेंसेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ़र्क क्या है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एज अ जो बाय प्रोडक्ट है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये होगा जितने भी मोनोमर्स होंगे सारे के सारे
एड होंगे। तो एडिशन का मतलब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना, एड, मतलब एड हो जाएंगे, इज अ बाय प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं होगा। मगर यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ भी हो सकता है। यूजुअली यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल में आपके किताब में जो चैप्टर नंबर 3 में जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, यहाँ पर वाटर एलिमिनेट होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में यूजुअली यहाँ पर वाटर रिमूव होता है, HCl भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, मतलब बाय प्रोडक्ट कुछ होगा। मगर इसमें कुछ भी एज अ बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, और यहाँ पर ये अमोनिया भी हो सकता है, या HCl भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिए। और यहाँ पर है एड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको लास्ट में याद रखना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ एज अ बाय प्रोडक्ट, कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगी, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आपके पास है ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल और जैसे टर्पेथलिक एसिड मिलेंगे तो आपके पास ये पॉलीस्टर बनाएंगे। पॉलीस्टर अभी आपके पास क्या है, पॉलीस्टर इज द पॉलीमर, पॉलीस्टर क्या है आपके पास है, पॉलीमर, ठीक है। ये आपके पास मोनोमर है, ये भी आपके पास मोनोमर, मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। मगर आपको ये एग्जांपल भी याद रखनी है, बुक में इसका स्ट्रक्चर भी है, मगर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं पढ़े। इथाइलिन ग्लाइकोल है, आपने अल्कोहल ही नहीं पढ़ा, तो ग्लाइकोल को समझने के लिए थोड़ी और केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, जो चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊंगा तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो टर्पेथलिक एसिड को आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, इसको हम कहते हैं डाई, ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास एक ये डायोल होता है, और सिंपल इसको हम अल्कोहल कहते हैं। ये अल्कोहल होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। ये मिलके पॉलीस्टर बनाएगा, और पॉलीस्टर का जो नाम है वो है पॉलीइथाइलिन टर्पेथलेट, जिसको हम शार्प फॉर्म में PET कहते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद रखनी है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेंगे तो पॉलीस्टर बनाएगा। या आप ये याद रखें कि टर्पेथलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल मिलकर एक पॉलीस्टर बनाएगा। पॉलीस्टर का नाम भी आपको याद रखना है, पॉलीइथाइलिन टर्पेथलेट। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है या एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है वो वाटर एलिमिनेट होता है। यहाँ पर देखो मैंने वाटर लिखा, माइनस की साइन यहाँ पर ये शो कर रही है कि बाय प्रोडक्ट वाटर एलिमिनेट होगा। तो जब वाटर एलिमिनेट होगा तो ये जो आपके पास है टाइप है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की है। किसकी है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब जो पॉलीस्टर बना, पॉलीस्टर जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। तो आप कहेंगे सर एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, तो बेटा ये आपके पास जो पॉलीइथाइलिन होता है, पॉलीइथाइलिन, यहाँ जो आपके पास PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में वाटर एलिमिनेट होगा, और एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ भी बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। जब टर्पेथलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल मिलेंगे तो पॉलीस्टर बनेगा, और पॉलीस्टर का दूसरा नाम है पॉलीइथाइलिन टर्पेथलेट, जिसको हम शार्प फॉर्म में PET भी कहते हैं, ठीक है। अब ये यूजेस के हैं कि जो पॉलीमराइजेशन जो हमने पढ़ा है वो उसके यूजेस कहाँ पे, तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े वगैरह जहाँ पर जो भी बनते हैं, तो टेक्सटाइल में, फैक्ट्री वगैरह में पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। पैकिंग में जो सामान वगैरह आप लेने जाते हैं, तो शापर वगैरह जो भी है पैकिंग का सामान होता है ना, शापर वगैरह, तो पैकिंग में। फैब्रिक से, अब कपड़ा बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है ना, कपड़ा बनाने के लिए एक अलग से एक फैब्रिक यूज़ होता है, तो वो फैब्रिक आपके पास हो गया। तो टेक्सटाइल, पैकिंग या फैब्रिक्स आपके पास आ गया। तो ये था पॉलीमराइजेशन। डेफिनेशन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे उसको हम कहेंगे पॉलीमर। मतलब कि व्हेन टू और मोर मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाएगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। दो टाइप्स होते हैं, एक आपके पास है कंडेंसेशन, दूसरी एडिशन। कंडेंसेशन में वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ पर ये आपके पास जो पॉलीस्टर है वो कंडेंसेशन की एग्जाम्पल है। तो याद रखना, पॉलीस्टर इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये MCQ आपको लाजमी याद रखना है।
और एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल भी मैंने दे दी है, पॉलीइथाइलिन, और दूसरी आपके पास क्या है, पीवीसी, जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बक्कीबाल। अब बक्कीबाल को समझने के लिए आपके पास है यहाँ पर, इसको जो मैंने छोटी डेफिनेशन लिखी है, एलोट्रॉपी को समझना लाजमी है। अगर हम ये एलोट्रॉपी समझेंगे तो टॉपिक आपका हलवा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर एक दो सवाल यहाँ पर एमडी गेट में आए हुए हैं, मैं आपको हाईलाइट भी करवा दूंगा कि कौन सा जो एमडी गेट में बक्कीबाल में से सवाल आया हुआ है। तो एलोट्रॉपी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियरली हो जाए। तो देखो टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की जो है नई शक्ल, नया रूप, ठीक है। तो नया शक्ल या नई शक्ल या न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी हो सकती है, वो तो है बक्कीबाल। मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, मगर यहाँ पर एलोट्रॉपी पहले पढ़ते हैं। तो एलोट्रॉपी क्या है, हमने फर्स्ट टाइम में पहले भी पढ़ा था कि जो सॉलिड चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं एलोट्रॉपी, मतलब कोई आपके पास एक एटम है या एलिमेंट है, जैसे हमने कार्बन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हमने वही एग्जाम्पल पढ़ी थी कार्बन की। तो जब कार्बन एक एटम है, एलिमेंट, इसकी दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो, शक्लें हो, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉफी, एंड द फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉफिक मॉडिफिकेशन। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एलोट्रॉफी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट की मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक से ज्यादा हो। अब यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कार्बन की। अब ये जो कार्बन एक एटम है, ठीक है, इसकी जो कौन कौन सी शक्लें मिलती हैं, ये तो डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है, दूसरा ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है। अब ये जो तीसरा जो मैं लिख रहा हूँ वो बक्कीबाल है। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन की कितनी सूरतें हो गई, यहाँ पर तीन हो गई, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बक्कीबाल। मतलब एक एटम या एलिमेंट जिसकी दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो, शक्लें हो, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉफी, इन द फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉफिक मॉडिफिकेशन। तो देखो पहले हमने पढ़ी हुई है, डायमंड भी पढ़ा हुआ है, ग्रेफाइट भी पढ़ा हुआ है सॉलिड चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पर देखो बक्कीबाल है, मतलब ये एक नई शक्ल हो गई, इस वजह से टॉपिक में लिखा हुआ है न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि आपने ये बक्कीबाल पहले नहीं पढ़ी होगी। अगर किसी ने एडवांस में स्टडी की हुई है तो उसको पता होगा। बाकी जो न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की जो नई सूरत है, नई शक्ल है, उसको कहते हैं बक्कीबाल। अब आप कहेंगे सर बक्कीबाल क्यों कहते हैं, तो ये क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बक्कीबाल, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बक्कीबाल। अब तो बेटा बक्कीबाल एक छोटा सा टॉपिक है। पहली बात तो मैंने यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में लिखा है, एडिट्स में भी वैलिड होते हैं कि आप पॉइंट बना के पढ़ें ताकि वो माइंड में जल्दी कैचअप हो जाता है। अब बुक अगर आप खोलेंगे, पूरा जो पेज ही लिखा हुआ है बक्कीबाल का, मैंने सिंपली 7 से 8 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करके ईजी बनाया हुआ है। तो जब भी आप स्टडी करें, कोशिश करेंगे इस तरीके से, अगर आप अपने नोट्स बनाएं और कोशिश किया करें कि अपने नोट्स जो है ना वो आप यूज़ करें, ना कि किसी के बने बनाए, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो अलग होता है। अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो आप पहले उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे बेहतर है आप यूज़ करें एज ए रेफरेंस से, किसी भी टीचर के नोट्स जो है वो रेफरेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कोशिश करें, अगर आप बाकायदा सीट लेना चाहते हैं एमडी गेट की, तो आप अपने नोट्स बनाएं, मगर वो भी बुलेट पॉइंट्स में, ना कि वो पैराग्राफ पॉइंट में। तो बक्कीबाल, इसको हम कहते हैं न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब पहली बात, यहाँ एमसीक्यू, यहाँ पर मैं पहला एमसीक्यू बनाऊं, व्हिच वन इज द न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर मैं न्यू वर्ड इस्तेमाल करूं, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो आपका माइंड कहाँ पर जाएगा, डायमंड है, ग्रेफाइट या बक्कीबाल, तो बक्कीबाल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है, बक्कीबाल। दूसरा मैं यहाँ पर आपको ये एमसीक्यू आपको दूसरा यहाँ पर क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ही वो गलत कर देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी हमने पढ़ा था सॉलिड चैप्टर में, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी वही है, मतलब कि एक आपके पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें। यहाँ पर भी हमने यही पढ़ा कि एक आपके पास चीज़ है, उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें। मगर यहाँ पर एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क है। अब आप कहेंगे सर क्या फ़र्क है, बेटा एलोट्रॉपी जो यूज़ होती है वो एटम या एलिमेंट के लिए यूज़ होती है। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल मैंने नहीं लिखा, अगर मॉलिक्यूल आ जाता है, मगर मॉलिक्यूल
उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें तो आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म होगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्साइट में भी मिलता है एंड एरागोनाइट में भी मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए यूज़ होता है, और ये जो एलोट्रॉपी है वो एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है तो ये आप राइट डाउन लाजमी करें, नोट कर लें। अब इसको हम सोल्व देखते हैं बकीबाल को। इन 1895 रिचर्ड स्मेली एंड हेरोल्ड क्रोटो इंट्रोड्यूस बकीबाल। किसने किया था? आपको ये दो नाम याद रखने हैं, रिचर्ड स्मेली एंड हेरोल्ड क्रोटो, ठीक है, 1895 में, जिसका नाम उन्होंने रखा था बकीबाल। अब ये जो बकीबाल है कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स हैं। अब देखो ये इट मीन्स वो जो डायमंड, ठीक है, या ग्रेफाइट के कहने वो तो एक ही मॉलिक्यूल पे एटम है। यहाँ पर आपके पास जो है बकीबाल वो 60 कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। अब आप कहेंगे सर ये 60 कार्बन एटम कैसे रीअरेंज होते हैं? तो बेटा ये जो 60 कार्बन होते हैं ना, ये आपस में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपने फुटबॉल देखी होती है, इस तरीके से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरी बात, यहाँ पर फुटबॉल वर्ड इस्तेमाल किया गया नहीं है, मगर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी बकीबाल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, मगर वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन। इसको आल्सो कॉल्ड फुल्लिन और बकीबाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बकीबाल ही नहीं, बकीबाल का दूसरा नाम भी है फुल्लिन, ये भी आपको याद रखना है। ये जो सवाल है ये एमडीकेट में आया हुआ है, एमडीकेट में ये सवाल आया हुआ है, ये वाला सवाल। तो ये आप राइट डाउन कर लें, इसको नोट भी कर लें। ये जो बकीबाल होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि 60 कार्बन एटम से मिलके ना वो बकीबाल बनाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 12 5 मेंबर रिंग्ड। अब 5 मेंबर रिंग का मतलब क्या है? इस तरीके से ये देखो, अगर मैं ये बनाऊं तो ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है। इस तरीके से जी ऐसी 12 रिंगें होती हैं, ठीक है, ऐसी 12 रिंगें होती हैं, 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग। मतलब इस तरीके से अगर मैं कहूं, ये आपके पास है 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, ये देखो ऐसी 26 ऐसी जो है वो 20 रिंगें होती हैं, और इस तरीके से आपके पास ये 5 रिंगें होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपके पास जो कार्बन के एटम्स है ना वो 180 हो जाएंगे। अगर 180 हो जाएंगे इट मीन्स आपके पास जो है वो, तो यहाँ पर आपके पास 180 एटम्स हो जाएंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये 60 कार्बन है, ये तो गलत हो गया, मगर बेटा ये फ्यूज होती है। मतलब एक जो कार्बन है उसको आप जो है ना वो 3 कार्बन एटम के साथ ये इस तरीके से ये फ्यूज होती है आपस में, ठीक है। तो मतलब एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम्स में वो अटैच होता है, म्यूचुअल शेयरिंग इस तरीके से, तो वो जो है ना वो 60 कार्बन एटम से मुश्तमिल होता है, फिर वो रिंग बना देते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 12 5 मेंबर रिंग एंड 26 मेंबर रिंग। ये फ्यूज होती है, रिंगे जो होती है ये फ्यूज होती हैं इस तरीके से। बकीबाल आर होलो स्पेयर। होलो स्पेयर मतलब स्पेयर होती है, गोल होती है, और होलो अंदर से खाली होती है, जैसे पिंजरा वगैरह होता है ना खाली होता है, इस तरीके से वो होलो स्पेयर होता है, या केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे टाइप स्ट्रक्चर की होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इसको फुटबॉल जैसे आपने देखी हुई है उस तरीके की इसकी शेप होती है, बाकी आप किताब में देख लेना बनी हुई है शेप। डायमीटर क्या है? डायमीटर इसका 1 नैनोमीटर होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इसकी तकरीबन 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो मतलब ये हार्ड सब्सटेंस होता है, मगर इससे भी जो ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है वो इसकी है डायमंड की, तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो आपके पास डायमंड है, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें यहाँ प्रॉपर्टीज़ की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आप माइंड में रखें, नोट डाउन कर लेंगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के अच्छे जो है ना कंडक्टर्स होते हैं। अब यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज होते हैं, बैटरीज में यूज होते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर तो मतलब बिजली में इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास बकीबाल है, छोटा सा टॉपिक है, मेन पॉइंट से बस आप वो याद रख लो। बाकी ये जो आप लाजमी याद रखना, जो बकीबाल है ये एलोट्रॉपिक की फॉर्म में
और मैंने एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिस्कस किया गया है। बाकी जो आपके पास होमोलॉगस सीरीज है एंड फंक्शनल ग्रुप वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।